समझता क्या है खुद को? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ जो हमारे मिलने पर पाबंदियाँ लगा रहा है। एनी उसके लिए चाय लेकर आई तो अब्राम दिल की भड़ास निकालने लगा। अब्राम प्लीज़, अरमगान के लिए अपने मन में कोई बुग़्ज़ व बैर मत डालिएगा। आप जानते हैं ना, जब मैं हर तरफ से दुत्कार दी गई तब मुझे संभालने वाला अरमगान ही था। आपको पता है, मैं हरम पापा को अपना बाप समझती थी, मगर जब उनकी डेथ हो गई तो पापा के ख़ानदान की कुछ औरतें मुझे कोसने लगी कि मैं स्याह बख्त हूँ। मैं खा गई अपने घर की खुशियाँ। अपने बाप का अता पता नहीं, और जिस बाप ने बाप बनकर पाला पोसा उसकी ज़िंदगी नासूर बना दी। तब मुझे हकीकी मायनों में शौक़ लगा। जिसको मैं अपना बाप समझकर लाल उठवाती वो रिश्ता मेरा सगा था ही नहीं। तब ज़िंदगी में पहली बार इतना रोई थी कि 2 दिन बेहोश रही। जब होश में आ गई तो गोशानशी माँ से 1000 बार पूछा कि मेरा सगा बाप कौन है, क्यों उनको छोड़कर मामा ने दूसरी शादी की। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही वो मेरे बाप के साथ समझौता करती, मुझे बाप के साइज से तो महरूम ना करती। हर रोज़ मैं उनसे सवाल जवाब करती, मगर मामा ने कभी मकफल लब नहीं खोले, बस वीरान आंखों से मुझे देखती रहती। मेरे ही सवालों जवाब से तंग आकर वो ये दुनिया छोड़ चुकी थी। काश मुझे पहले ये इल्म होता तो मैं अपनी माँ को कसूरवार नहीं ठहराती। अब्राम मेरी मामा अपने आखिरी दिनों में अरमगान से मिलती थी। पता नहीं दोनों फूफा भांजे में क्या राजों ने आस होते। मैं नसीबो जली ये नहीं जानती थी कि अरमगान का मामा के साथ या मेरे साथ क्या रिश्ता है। वो यतीम खाने का ओनर बनकर मामा से मिलने आता, फिर मामा की डेथ के वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं था। मैं मामा की ज़िंदगी के आखिरी शब रोज़ उनको अरमगान के नाम का गर्दान करते सुनती थी। वो मुझे भी नसीहत करती कि चाहे हालात जैसे भी हो जाएं, मुझे अरमगान के साथ ही रहना है, वरना दुनिया में मौजूद भेड़िए मुझे भी नोच लेंगे। और फिर एक दिन अरमगान मुझे अपने साथ पैराडाइज लेकर चला गया, मगर वहाँ भी मेरी तबीयत बदतरीक करती चली गई तो मजबूरन मुझे घर ले आया। मैंने अंधेरी रात की खामोशियों में उसे सिसकते तड़पते देखा है। उन्होंने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, मुझे समाज में नामो मुकाम दिया, एक शाहदार शजर की मानित मुझ पर अपना साया बनाए रखा। अगर आपको कभी अरमगान का रवैया गिरा गुजरे तो प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहना, बेशक मुझे बुरा भला कहना। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करने लगी हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी में अरमगान की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट अरमगान का नेमल बदल कोई है भी है नहीं। अगर वो ना होते तो एक और सदीका जज्नो में लाल में डूबी एनी ने अपनी माजी के कुछ सफ़ात उलट दिए तो अब्राम ने उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ जमाया। मैं चाहकर भी अरमगान से बदगुमान नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मुझ पर एक ख़ास इनायत की है, मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवाया है, मुझे ज़िंदगी की हकीकी खुशी से रोशनास करवाया है। मोहब्बत की है तो अदाब वफ़ा लाजिम है। अब्राम ने इसके सर पर लब रखे। अपने मजाक में कही गई बात पर वो नादम हो गया। वो तो बस अरमगान के हवाले से उसे छेड़ रहा था। हाँ, वाकई अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा है। खाली जहनी की कैफियत में एनी उसके कदमों में बैठकर उसके घुटनों पर सर टका गई। जिस बात यानी पल भर में आबरीदा हो गई। आंसू लड़कियों की सूरत में खूबसूरत रुखसार को भिगोने लगे। मैं अपने आज पर तुम्हारे गुजरे हुए कल का साया तक पड़ने नहीं दूंगा। जितना हो सके अपनी माजी को दुखों और गमों पर फातिहा पढ़कर आंसुओं की सूरत में दिल से निकाल दो। अब्राम उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ करने लगा और उसे ज़मीन से उठाकर अपने बराबर सोफे पर बिठाया और उसके माथे पर अकीदत भरा बोसा दिया। ओह, आई एम सॉरी। तुम लोगों का रोमांस झाड़ना ही था तो दरवाज़ा बंद कर सकते हैं ना। अब हमें थोड़ी इल्हाम हुआ था कि यहाँ मियाँ बीवी। जैन बड़ी महारत से दामन छुड़ा कर बोल रहा था, यानी फिरती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम लोगों ने कसम खाई हुई है कि हमें सुकून के कुछ पल जीने नहीं दोगे। अब्राम ने खड़कतगी से कहकर इसकी तरफ कुशन फेंका। यार, वो शॉपिंग पे जाना था, 2 दिन रह गए शादी में। चलो तुम गुस्सा बात में निकालना, फिर जब बीवी रुखसत होकर रूम में सजाएगी तो सारे अरमान निकाल लेना। जैन उसे बाजुओं से पकड़कर बाहर ले आया, जहाँ गाड़ी में नीला बेगम, सोबिया बेगम और उसामा पहले से मौजूद थे और तारीख में पहली दफ़ा मीर ख़ानदान की बहुएं शॉपिंग के लिए अपने बच्चों के हमरा जा रही थी, जो कि खुशाइन कदम था। माजी, हद हो गई नाना सरकार, कल तो आपकी वजह आपकी पोती का ड्राइवर बन गया, मगर आज हरगिज़ नहीं। मैं अपना कोई काम धंधा नहीं करूँगा, बस आपकी पोती को पिक एंड ड्रॉप सर्विस फ्राहम करूँगा। अरमगान ने बरम होकर मज़ाहमत की। तो क्या चाहते हो बरखुरदार, कि मैं खुद इस उम्र में गाड़ी ड्राइव करके अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर दिया करूँ? जानते हो ना मुझे अपनी पोतियों से कितना अंस है। उनके बाप तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हक में बिल्कुल नहीं थे, मगर मेरी ज़िद के आगे हार गए। अब बड़ी वाली के पेपर्स हैं और छोटी वाले के प्रिपरेशन है, तो अब अकेले ड्राइवर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते बच्ची को।
अब ले दे कि सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। आलमगीर ने गोया तो जी पेश की। बस मैं बता रहा हूँ सिर्फ आज, फिर मेरी बला से अकेले जाए, आप खुद उनके ड्राइवर बन जाए। अरमगान ने फ़ोन बंद करके पीए को हदायत देकर गाड़ी निकाली। यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचकर वो ईशा का इंतजार करने लगा। आज भी निस्बत दूसरे दिनों की सूरज आग बरसा रही थी। इसी की ठंडक भी गर्मी की शिद्दत कम करने में नाकाम थी। काफ़ी देर बाद ईशा को अपने मखसूस हुलिये में बड़ी सी स्किन कलर की चादर पहने दोस्तों के हजूम में आते देखा तो मास्क चढ़ा लिया। ईशा मुतलाशी नजरें इधर उधर दौड़ा कर अपनी गाड़ी को ढूंढने लगी, मगर वहाँ गाड़ी का नामो निशान तक नहीं था। दादा सरकार ने खुद बोला था कि वो मुझे लेने आएंगे, कैसे भूल सकते हैं वो। ऊपर से गर्मी स्किन तक को पिघला रही थी। फिर बेचैनी से कलाई पर बंधी घड़ी हर पर नजर डाली। अपनी गाड़ी में बैठे अरमगान ने बगोजगोड़ इसकी हरकतों सकनात का मुलाहिजा किया। अचानक गाड़ी स्टार्ट की और ईशा के बिल्कुल पास झटके से ब्रेक लगाई तो टायर के चिड़चिड़ाने से खौफजदा होकर ईशा ने जोर से दिल पर हाथ रखकर आंखें मूंदी। सामने का मंजर देखकर अरमगान की धड़कनें धड़कने का हुनर भूल गई। उसके दिल ने नन्ही सी ख्वाहिश की कि काश वक्त थम जाए और मंजर निगाहों से कभी फना ना हो। इंतहाई सफ़ेद सुर्खी माए रंग चेहरा जो इस झिलमिलाती धूप में मजीद अंगारा हो गया था, उसके दिल को काफ़ी भा गया। कुछ पल उसको महवियत से देखने के बाद उसने गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रख मुकाबिल को होश में लाने की कोशिश की। ईशा जो पहले अचानक इब्तिदात से संभली नहीं थी, कान फाड़ हॉर्न सुनकर कानों में उंगलियां उड़सते हुए आंखें खोल दी तो अरमगान को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर क्रोफर्ड से विराजमान देखकर वो गुस्से से तलमलाई। आ जाए मैडम, तुम्हारा नौकर नहीं कि इसकी तपती धूप में तुम खुद का पसीना बहाऊं। लहजे से नरमी सरे से मफकूद थी। दादा सरकार कहाँ है और मैं तुम्हारे साथ क्यों आ जाऊं, बदतमीज। आखिरी लफ्ज जेरे लब बड़बड़ाकर वो वापस जाने के लिए पलटी की ड्राइविंग सीट पर बैठे वजूद की कनपटी की रगों में खून की गर्दिश बढ़ने लगी। शदीद इश्तियाल में वो सिरत में ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और ईशा को बाजुओं से पकड़कर फ्रंट सीट पर जोर से पटक दिया। दरवाज़ा ठाक के साथ बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। चटाख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं दादा सरकार को। ईशा फक चेहरा लिया, उसके इस कदर जुर्रत पर शशद रह गई। गैर इरादी तौर पर हाथ उठा। पहली बात तुम नहीं आप, दूसरी बात दादा सरकार को कुछ भी कहने की हमाकत की तो अभी तो सिर्फ हाथ लगाया है। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर मीर खानदान की कोई भी लड़की इस काबिल नहीं कि मेहरबान कामल उसको नज़र उठा के भी देखे। करीब झुककर सर स्पॉट लहजे में कहकर वो ईशा को सरता पैर झंझोड़ गया। कौन हो तुम? अपनी हरकत पर पशेमां वो गोया हुई। तुम्हारा दर्द सर नहीं कि मैं कौन हूँ। पहले तो इरादा था कि आइंदा तुम्हारी शक्ल ना देखूं, मगर तुमने अभी जिस अहमकाना हिम्मत का मुजाहिरा किया है, अब तो मैं न चाह कर भी बार बार तुम्हारे सामने आऊँगा और तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। अरमगान ने अपने रुखसार को नरमी से मसला, जिस पर अगर मास्क ना चढ़ा होता तो यकीनन गाल पर उंगलियों के निशान वाज़े दिखते। आई एम सॉरी, ईशा ने बुखला कर कहा। तुम लोगों की जुर्रत की फहरिस्त इतनी तवील है, एक छोटे से सॉरी से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो इसमें एक और जुर्म का इजाफा हो गया है, अरमगान को थप्पड़ मारने का जुर्म। अरमगान ने एक जहरखंद नजर इस पर डालकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कौन सी जुड़ाई? मैं तो आपको जानती भी नहीं। अरमगान की सफाकियत से लबरेज अंदाज पर ईशा का चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ गया। जान जाओगी? अब तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बार किसी के दुम पर पाँव रख लूँ आसानी से उठाता नहीं। आज बगैर हक के हाथ लगाया था, तुम इतना फड़फड़ाई। अगली बार हक के साथ हाथ लगाऊंगा तो भी मेरी नागवार कुर्बत से जान छुड़ाने के लिए भी अब मछली की तरह तड़पोगी। और अगर अपने दादा को शिकायत लगानी भी है तो शौक से लगाओ, क्योंकि वो कभी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। मेरे किरदार की तामीर उन्होंने पुख्ता ईंटों से की है। तुम क्या, 1000 लोग भी मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे तो भी बेकार है। अरमगान का अंदाज अब भी भस्म कर देने वाला था। हवेली से थोड़ा दूर इसको ड्रॉप करके वो वहीं चंद साथ रुक कर इंतज़ार करने लगा। जब वो हवेली के अंदर दाखिल हो गई तो गाड़ी जन से भगा ले गया। नाना सरकार, मुझे आपकी पोती से शादी करनी है। अगले दिन आलमगीर के रूबरू खड़े होकर बगैर लगी लपटी के दिल की बात बता दी। कौन सी पोती? और तुम्हें तो मेरे ख़ानदान से खुदा वास्ते का बैर है, तो अचानक से इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ। आलम सरकार ने इस तरफ हामिया निगाहों से उसे घूरा। ईशा और ख़ानदान से बैर था, मगर इस लड़की में कुछ तो खास है जो मुझे जैसे आवारा सरफिरे बंदे को मोहब्बत की जंजीर में जकड़ लिया। अरमगान ने दो बदो जवाब दिया, ये जानते हुए भी कि उसका बाप कभी नहीं मानेगा। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बरसों से नफरत की जो जंगारी भड़क रही है, तुम कभी भी यासमीर की बेटी से रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करोगे। और मैं नहीं चाहूँगा
کہ میری बेगुनाह बच्ची किसी किस्म के इंतकाम की भेंट चढ़े। हमारे खानदान में लड़की की निस्बत लड़के से ज़्यादा मोहब्बत के हकदार माने जाते हैं। उनको हर किस्म की आज़ादी से नवाजा जाता है। लड़कियों को हकीर समझकर उसकी ख्वाहिशात का गला घोट दिया जाता है और उनको बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रखा जाता है, जबकि लड़कों की हर किस्म की जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को फ़र्ज समझकर पूरा कर दिया जाता है। मैंने ख़ानदान भर की मुखालफत मोल लेकर अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया ताकि कल को अदालत खुदा में सुरखरू होकर सर उठाकर खड़ा खड़ा रह सकूँ। तो मुझे बहुत अजीज़ हो, मगर ईशा मेरे घर की रहमत है, मैं उसे अपने हाथों से जिंदा दरगोर नहीं कर सकता। दादा सरकार का लहजा नरम मगर एकदम संजीदा था। यहाँ पर डिपेंड करता है, मुझसे मोहब्बत का दम भरते हैं तो मेरी पसंदीदगी आपकी अवलेन तरजीह होनी चाहिए। अगर आपको अपनी तरबियत और मेरे किरदार में किसी किस्म का खोट नज़र आ रहा है तो बेशक आप इनकार कर दें। अरमगान ने सारा बोझ उनके कंधों पर डालकर खुद को बड़ी उलझुमा करार दिया। मैं ईशा से बात कर लूँगा, अगर वो बजाते खुद राज़ी हो जाए तो ठीक है, वरना इस बात को अपनी अना का मसला बनाकर सर पर सवार नहीं करोगे तुम्हारी पसंद अवलेन तरजीह होगी, मगर ईशा की रजामंदी भी मेरी तरजीहात में शामिल है। कोई मुनासिब मौका देकर उसकी राय पूछ लूँगा। दादा सरकार कतियत से कहकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उठ खड़े हुए। थैंक्स। अरमगान जहर खंद अंदाज में मुस्कुराया। अगर मैं उसे मादा कर लूँ इस रिश्ते के लिए तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा ना। अरमगान के अल्फाज से आलम सरकार के चलते कदमों को ब्रेक लगी। अगर मुझे यकीन हुआ कि तुमने उसे डरा धमका कर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत के एहसास के तहत मना लिया है तो ज़रूर। आलम मीर की तेज़ तंद नज़रों को अर्तकास खुद पर महसूस करके वो मुस्कुराया। मुझे अब भी तुम्हारे हर अमल से इंतकाम की बू आ रही है, मगर अपनी तरबियत मेरी मनफी सोचों की लगामें खींच रहा है। आलम मीर सरकार ने उसके दिल पर गोया गहरा और वार किया कि एक और पल के लिए अरमगान ने उनके मौक़िफ़ पर गड़बड़ाया, फिर से खुद को कंपोज करके उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। अब तो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना ही पड़ेगा बेबी। अरमगान दिल ही दिल में ईशा से मुखातिब हुआ था। किसे पूछकर तुम लोग शॉपिंग करने गए थे? ये खुशफहमी क्यों कर होने लगी कि मैं तुम लोगों को शादी की शिरकत करने की इजाज़त दूंगा? वो लोग शॉपिंग करके जैसे ही घर पहुंचे यास्मीन और मीर हादी गुस्से से फट पड़े। मेरी माँ को मेरी शादी में शिरकत से कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं, तो बेवजह गुस्सा करने का क्या तुक बनती है? अब्राम हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग पकड़कर हॉल में दाखिल हुआ तो अपने बाप और चचा को देखा जैसे जिसका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था। मेरे खिलाफ जाने की जरूरत की तो इसे मैं अपनी ज़िंदगी और सवेली दोनों से बेदखल कर दूंगा। यास्मीन दहशत ज़दा अंदाज में चिल्लाया। शौक से कर दे, कम से कम उन्हें एक अजियत बड़ी कैद से निजात तो मिलेगी। अब्राम की बात पर सोबिया बेगम ने ठटक कर बेटे को देखा। चचा सरकार, आपके क्या इरादे हैं? आप भी चची बेगम को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं ना? मैं अभी वकील को फ़ोन करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके ये मामला खैर आफियत से हल हो जाए, क्योंकि मुझे अपनी शादी से कोई बदमज़गी नहीं चाहिए। क्यों जैन? अब्राम ने लगे हाथों जैन को भी मैदान में उतारा। जी, निकी और पूछ जैन ने तायद की, जबकि मीर हादी ने खूंखार नज़रों से नीला बेगम को देखा और ज़िंदगी में पहली बार नीला बेगम ने सर झुकाने के बजाय उसकी आंखों में आंखें गाड़ दी। तुम दोनों इस कमीने बदजात अरमगान के शह पर इतना इतरा रहे हो, ये उल्टी सीधी पट्टियाँ वो पढ़ा रहा है ना तुम्हें? तो मैं बताता चलूँ कि बहुत पछताओगे तुम लोग। बाजी मीर हादी के हाथ से समुंदर की रेत की तरह सिरक रही थी तो मालिश इश्तियाल के चीख पड़ा। मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बात बात में यहाँ के लोग अरमगान को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? करो तुम लोग और इल्ज़ाम अरमगान के सर, ये कौन सा लॉजिक है? एली ने मुदाखलत की। ए लड़की, हमारे मामलात में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अयाज मीर को इसकी बेजा मुदाखलत एक आंख न भाई। चलो एनी अपने रूम में। आतका ने एनी को मजीद पीसने से बचाया, जबकि अब्राम और जैन अपने माओ को लेकर चले गए। बाकी रह गए दोनों भाई, क्योंकि अमान मीर में आजकल ज़्यादातर ड्यूटी पर होता। घर की कशीदा हालात में वाहिद सुकून आजकल हस्पताल नज़र आ रहा था। भाई साहब, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे हाथ नहीं बैठ सकते। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पहले बच्चे, अब तो ख़वातीन भी अरमगान के साथ मिल गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है। मुझे एक नॉन नंबर से मुसलसल कोई मैसेजेस करके तंग कर रहा है, जिसको मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ A to Z मालूम है, और ये कौन करवा रहा है मैं पता करवाने में मुसलसल नाकाम हो रहा हूँ। मीर हादी इज़्तिराबी कैफियत में कनपटी को सहलाने लगा। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि मीर सन्स पर हार डाले। तुम इन चीज़ों को खुद पर सवार मत करो, जो प्लान किया है इस पर अमल दरामद शुरू करो। इन लोगों की खुशियों भरी ज़िंदगी को आग न लगा दी तो मेरा नाम भी अयास्मीर नहीं। अयास्मीर की आंखों में अजीब सी शैतानी चमक थी। जी भाई साहब, उन लोगों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। सब कुछ निस्तो नाबूद कर दूंगा। ये कल के छोकरे हमें तेवर दिखा रहे हैं।
میر ہادی جیب سے موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آپ آج پھر آ گئے، کیوں پیچھے پڑ گئے؟ آج پھر سے ارمغان کو گاڑی میں یونیورسٹی کے سامنے کھڑا دیکھ کر عشا کے اوساں حقیقی معنوں میں خطا ہو گئے۔ کیوں تمہیں کسی اور کے آنے کا انتظار تھا؟ ارمغان نے توقف لیے بغیر سیدھا طنز کیا۔ ہاں، اپنے دادا کا ویٹ کر رہی تھی میں، عشا ناگواری کے تاثرات چہرے پر سجا کر بولی۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، بیٹھ جاؤ، ارمغان نے فرنٹ ڈور کھول کر قدرے تحمل سے کہا۔ تو عشا نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی کیونکہ سب کی نظریں دونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں کیوں؟ میرے خاندان کی لڑکیاں تو اس لائق نہیں کہ انہیں پسند کیا جائے نا، عشا نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ میں اس وقت غصے میں تھا، ان سب باتوں کو اگنور کروں، میں واقعی تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ عشق و محبت کے لفاظ اظہار سے میں قطعی نابلند ہوں۔ ارمغان نے دو ٹوک بات کی۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب آپ دل سے مجبور ہو کر کر رہے ہیں؟ میری بدتمیزی سے مارے گئے تھپڑ کا رد عمل نہیں؟ عشا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ آنکھیں واقعی ساحر تھی، کسی کو بھی تسخیر کرنے کا ہنر رکھتی۔ بلا شبہ وہ دنیا کا حسین مرد ہوگا۔ کیسی گارنٹی چاہیے تمہیں؟ ارمغان نے خود پر ٹکے اس کے نگاہوں کو اچھے سے محسوس کیا تو لبوں کے کنارے مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میں سوچ کر بتا دوں گی، عشا نے ایک ادا سے کہہ کر رخ موڑ دیا اور شیشے کے باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے لگی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اچانک غیر متوقع پیش کر پر وہ جذبز ہوتی پھر سے ارمغان کی طرف دیکھنے لگی، لیکن چہرے پر ماسک ہونے کی وجہ سے وہ مقابل کے تاثرات پڑھنے سے قاصر تھی۔ نہیں، ایک لفظی انکار کیا گیا۔ اوکے، ارمغان نے بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹا۔ کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم کتنی حسین ہو؟ ارمغان نے اس کے ناک میں پہنے نت کو والہانہ انداز میں دیکھا۔ ہر کوئی آپ کی طرح بے باک تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کی بات پر عشا کو پتنگیں لگ گئی۔ کسی کی خوبصورتی کو سراہنا کہاں بے باکی کے زمرے میں آتا ہے؟ تمہاری قاتل نگاہیں، یہ پھولے گال، یہ گلاب کے پتوں سے نازک پنکھڑیوں جیسے لب۔ ارمغان سے زج کرنے لگا اور وہ ہو رہی تھی۔ اس وقت ارمغان ہر بدلہ ہر انتقام پشت ڈال کر واقعہ اس کے ذہن میں جکڑا جا رہا تھا۔ شدت سے من کیا لبوں کو چھو کر اس کی نرماہٹ محسوس کرے، مگر پھر اپنی سوچوں پر لعنت بھیج کر خود کو اس کے قید سے آزاد کروایا۔ توبہ میرے اللہ، کتنا ڈھیڑی انسان ہے، میرے ساتھ ایسی بےہودہ باتیں نہ کیا کریں۔ عشا اس کی بے باک تبصرے پر کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ ہاں ہاں، ارمغان نے بساختہ کہکا لگایا۔ اب تو تمہیں میری لائف میں آنا ہی پڑے گا ڈیئر، کیونکہ یہ باورا پہلی بار کسی کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ ارمغان، وہ دادا سرکار، وہ ابھی آفس پہنچا تھا، ایک غیر ملکی کمپنی کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی جس کے لیے وہ پریزنٹیشن تیاری میں حد درجہ مہو تھا۔ فہد بھی اس کے پاس موجود تھا کہ موبائل پر بلنک کرتے عالم سرکار کا نمبر دے کر اس نے کال ریسیو کیا، مگر اپنی نانا کی جگہ نسوانی آواز سن کر موبائل کان سے ہٹا کر نمبر ایک بار پھر چیک کیا۔ کون؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے اس نے استفسار کیا۔ میں عشا، دادا سرکار کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، ہم لوگ ریسٹورنٹ میں موجود ہیں، ڈرائیور بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، ڈائل میں آپ کا نمبر پڑا تھا تو آپ کو کال ملائی، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ عشا بچوں کی طرح بلکتی ہوئی ایک ہی سانس میں پوری بات بتا گئی۔ واٹ؟ تم ادھر رہو، ان کے پاس میں ابھی پہنچتا ہوں، اور ہاں جلدی سے دادا سرکار کے موبائل فون سے مجھے لوکیشن سینڈ کر دو۔ ارمغان نے عجلت میں کھڑے ہو کر فائل بند کی اور موبائل جیب میں رستے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ فہد نے اس کے بازو سے پکڑ کر روکا۔ اٹس آل رائٹ، وہ نانا سرکار کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، جو ڈرائیور ساتھ کیا تھا وہ بھی کہیں چلا گیا، میں ان کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تب سب سوال ہوگے نا۔ پر امید نظروں سے فہد کی طرف دیکھا۔ آف کورس، تم جاؤ، آئی ول ہینڈل، فہد نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ارمغان لفٹ کے ذریعے نیچے آیا۔ اسے ہوا کے گھوڑے پر سوار دیر ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ دوسرا گاڑی میں گارڈز کی گاڑی بھی حرکت میں آ گئی۔ کسی وقت موبائل پر نوٹیفیکیشن ٹون سنائی دی۔ اس نے موبائل چیک کیا تو لوکیشن تھا، یہ پاس میں جو الفلاح ریسٹورنٹ ہے وہاں گاڑی موڑو۔ ارمغان نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اگلی 12ویں منٹ میں وہ عشا کے سامنے موجود تھا، جو عالم میر کو صوفے پر لٹائے خود اس کے سہانی زمین پر بیٹھی تھی۔ سوجی آنکھیں زیادہ رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ ارمغان کو دیکھ کر بدحواسی کے عالم میں اس کے گلے لگی رونے لگی۔ ارمغان نے حالات کی نزاکت کو سمجھ کر اسے نرمی سے خود سے پڑے ہٹایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا انہیں، کھانے میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں تو شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، ابھی بھی تم لوگوں نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا۔ اس کی اشک بار آنکھوں سے بمشکل نظر ہٹا کر وہ عالم میر کی طرف متوجہ ہوا۔ گارڈز کی مدد سے وہ عالم میر کو گاڑی میں لٹا کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ عشا عالم میر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کے جڑے زدہ چہرے پر مسلسل ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تم جانتے ہو نا تمہارے دادا ڈائبٹیز کے مریض ہیں، کم از کم ان کی صحت کا خیال رکھا کرو، ایسی چیزیں ان کے لیے باعث تشویش ہیں۔
अरमगान को वो बनिस्बत दूसरे दिनों की काफ़ी उलझी हुई लग रही थी। वैसे भी आखिरी बार जब इससे मिलकर प्रपोज किया था और ईशा ने सोचने के लिए मोहलत मांगी थी, फिर से मुलाकात नहीं हुई। मैंने इन्हें कुछ नहीं खिलाया। सुबह बाबा ने मेरी अच्छी खासी डस्टिंग की थी, तो दादा सरकार मेरे लिए बाबा से लड़े। फिर मेरा ध्यान बटाने के लिए वो मुझे लंच करवाने यहाँ लेके आए। मुझे खिलाने के चक्कर में खुद भी काफ़ी ज़्यादा कुछ खा लिया। ईशा हाथ या पुस से आंसू रगड़ कर बोली, ज़्यादा रोने की वजह से नाक सुर्ख हो चुकी थी। ये लो। अरमगान ने टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। आप जल्दी गाड़ी चलाए ना। ड्राइवर जो काफ़ी रश ड्राइविंग कर रहा था ईशा की बात पर उछला, जबकि अरमगान भी इसकी बात पर भून चुका रह गया। मैडम, अभी तक हमने गाड़ी को पर नहीं लगाए, ड्राइवर ने इस्तकामत से जवाब दिया। जबकि अरमगान ने कनखियों से ड्राइवर को देखा तो उसने गड़बड़ा कर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। हॉस्पिटल पहुंचकर आलम मीर को इमरजेंसी ले जाया गया तो अरमगान और ईशा बेचैनी से बाहर टहलने लगे। तुम जाकर सामने बेंच पर बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरमगान ने उसकी हाथों और पैरों की लग्जिश को महसूस की। पेशेंट के साथ कौन है? इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला तो एक डॉक्टर बाहर निकला और पेशा वराना अंदाज में सवाल पूछा। मैं। अरमगान ने लफ्जी जवाब दिया। पेशेंट से ताल्लुक? डॉक्टर पैड पर कुछ लिखने लगा। नाना है मेरे। अरमगान की संजीदगी से जवाब देने पर ईशा इसके झूठ बोलने की कोशिश करने लगी और डॉक्टर की तरफ बढ़ गई। मैं पोती हूँ उनकी, अगर कोई बात है तो वो मुझे बता सकते हैं। ये मेरे दादा सरकार के नवासा ही हूँ मैं, आपके दादा सरकार का। अब अगर मजीद एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाला तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अरमगान ने दबे गुस्से में कहकर इसकी बोलती बंद की, जबकि ईशा मुजस्मा बनी उसके तने सलाद को देकर साइड पर खड़ी हो गई। डॉक्टर के साथ कुछ लम्हे राजो न्यास करने के बाद वो वार्ड की तरफ बढ़ने लगा कि अकब में मखसूस हलचल महसूस करके वो मुड़ा तो ईशा भी उसके पीछे आ रही थी। एक नंबर के झूठे इंसान हैं आप, उल्टी खोपड़ी के मालिक। ईशा के करीब पहुंचकर नथने फैलाकर बोली, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इस वक्त तुम क्या ढा रही हो? कसम से। गुब्बारा बने रुखसार, बहती नाक, उसके गुस्से को सरासर इग्नोर करके अरमगान इस महशूबी का तवाफ करके मबहम सा हंस दिया। आप? ईशा के चेहरे पर हया और गुस्से के मिले जुले हजारों रंग बिखर गए। तब भी अंदाज में उंगली उठाई, मगर हॉस्पिटल का सोचकर खामोश रहने में आफियत समझी। दोनों अंदर वार्ड में दाखिल हुए तो आलम मीर को होश में देकर तशक्कुर भरा सांस लिया। उसने अपने नातवा बाजू फैलाई तो ईशा उसके बाजू में समा गई। आपको मैंने 1000 बार मना किया है कि एक को हाथ मत लगाए, मगर आप किसी के सुनते ही कहाँ हैं। ठूस ठूस कर खा रहे थे, नतीजा यही निकलना था ना। ईशा ने खफगी से डांटा। थोड़ी सी तो जिंदगी बची है बच्चे, जिंदगी का कहाँ भरोसा, खुलकर जीना चाहिए बगैर किसी रोक टोक के। दादा सरकार ने उसे खुद से लगाया। अल्लाह ना करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए, हमारे जीने का सहारा है आप। ईशा के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। सुबह का मंजर आंखों के सामने लहराया, जबकि दादा सरकार उसके आगे ढाल बनकर खड़े थे। ये आपका ड्राइवर डॉक्टर को बता रहा था कि आपके नवासे हैं। कितने बड़े झूठे इंसान हैं। ईशा ने लगे हाथों अरमगान की शिकायत कर डाली। मेरा अरमगान झूठ नहीं बोलता। आलम मीर ने मान भरी नजरों से दरवाजे के साथ टेक लगाए। अरमगान को सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़े देखकर कहा, जिसके चेहरे पर अपने नाना को लेकर फिक्रमंदी के असरात नुमायां थे, जबकि इसका गुस्सा सवा नेज़े पर था और अपने अंदर के इश्तियाल को दबाए शदीद किस्म के रद्देमल से खुद को रोक रहा था। दादा सरकार, आपकी फुप्पो के अलावा दूसरी बेटी भी है क्या? इस आंखों को एक हजम से फैलाकर गोया हुई। नहीं, मैं तुम्हारी चहेती फुप्पो का ही इकलौता बेटा हूँ, जिसके इर्द गिर्द तुम शहद की मक्खी की तरह 24 घंटे बिनबिनाती फिरती रहती हो। अरमगान इसकी हैरत भाम गया। इसलिए दादा सरकार की जगह जवाब उसने दिया, मगर फुप्पो तो शादीशुदा नहीं है, फिर बेटा कहाँ से आ गया? ईशा की सोई वहीं अटकी हुई थी शादी मैंने करवाई थी खुद, अरमगान के बाबा के साथ। आलम मीर के चेहरे पर जमाना भर की तकान रकम थी। तो अब कहाँ गए उनके शौहर? शादी छुपाई क्यों? ईशा ने हैरतों के समंदर में गोता जन थी। वो तुम्हें दादा सरकार कभी फुर्सत में बता देंगे। अरमगान हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरे करने गया, जबकि दादा सरकार ने ईशा को आतिका की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। फुप्पो, मैं अरमगान से मिली थी। रात को वो आतिका के साथ उसके रूम में सोने चली आई तो बता दिया, जबकि इस तरह ईशा के मुंह से अरमगान का नाम सुनकर आतिका की जान लबों पे आ गई। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आतिका के जद पड़ते चेहरे को देखकर ईशा ने जल्दी से कहा, कैसा था वो? बहुत बड़ा हो गया होगा ना? 5 साल का था जब मुझसे बिछड़ गया। फिर मैंने कई मौक़ों पर उसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दिल पर छाई बदगुमानी की मैली तय साफ ना कर पाई। आतिका की आंखें लबालब पानियों से भर गई। काफ़ी वजीह शख्सियत के मालिक हैं, मगर चेहरा देख नहीं पाई। आंखें उसकी बहुत अट्रैक्टिव हैं और बाल एकदम ब्लैक और शाइनी, जिसकी वजाहत को 4 चांद लगा रहे थे। ईशा शौरी तौर पर उसकी शख्सियत का खाका खींचने लगी। आंखें उसके अपने बाबा पर गई हैं,
जिसकी आपकी फूफो भी दीवानी थी। अतका के होंठों पर एक हंसुदा मुस्कुराहट उभरी। और पता है एक शॉकिंग न्यूज़, उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया। ईशा की बात पर अतका के चेहरे पर एक तारीख साया लहराया। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने सोचने का टाइम मांग लिया, आप फैसला करने में मेरी मदद करें ना, क्या जवाब दूँ? ईशा आतिका की कैफियत से अनजान अपनी धुन में बोल रही थी। वो हवेली वालों से नफरत करता है। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें बतौर मोहरा इस्तेमाल करे। आतिका ने शफकत भरी निगाहों से ईशा को देखा। और अगर वाकई वो मुझे पसंद करता हो तो? ईशा को उसकी बेतकल्लफाना गुफ्तगू याद आई तो झुरझुरी हुई। फिर खुद मुख्तार होकर अपने दिल से पूछो वो क्या चाहता है, मगर दिल के फैसलों के आगे घुटने टेकने से पहले दिमाग को भी इस्तेमाल में लाओ, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी का इन्हिसार इस फैसले पर है। आतिका ने गैर जानिबदारी से काम लेकर ईशा की मुश्किल आसान कर दी। बताओ अब राम भाई का नाम कहाँ पे लिखूं? पैराडाइज से शहर आई थी एनी और ईशा को मेहंदी लगवाने। ईशा की मेहंदी मुकम्मल होने के बाद अब एनी के हाथों पर बड़ी महारत से खूबसूरत नक्श नगारी कर रही थी और साथ साथ उसे शराने का काम भी सरंजाम दे रही थी। उनका नाम लिखना जरूरी है क्या? एनी दांत पीस कर बोली। पागल, जरूरी है ना। मैं उसे छुपा कर लिखूंगी, कैसे ढूंढते ढूंढते इनको कम से कम 10-15 मिनट का टाइम तो ज़ाया हो ही जाएगा। और यकीनन वो मुझे कोसेंगी भी। शहर ने इब्राहिम का नाम लेकर उसको इसके इर्द गिर्द फूल बनाए कि वो मुश्किल इब्राहिम का नजर आने लगा। बदतमीज, एनी ने उसे धमुका जड़ा। आज अपने मुजाजी खुदा से मिलना बिल्कुल भी नहीं, ना ही मेहंदी दिखानी है, वरना सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा। खबरदार जो नाम ढूंढने में उनकी मदद की। शहर उसे तायद करने लगी। अब वो आएंगे तो मैं मना थोड़ी कर सकती हूँ, और ना ही वो मुझसे पूछ कर आते हैं। उसकी भी वाकिया याद करके एनी की हथेलियाँ पसीने से नम हो गई। बस जो भी हो, मेहंदी नहीं दिखानी। मैंने ईशा आपी को भी स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि आज अरमगान भैया को इनके रूम में जाने का सोचे भी नहीं, फूफो के साथ सो जाए। शहर अपनी बात पर डटी हुई थी। और तुम्हें क्या अरमगान इतना शरीफ लगता है? एक सेकंड के लिए ईशा उनकी नजरों से ओझल होती है तो वह आसमान सर पर उठा देता है। वैसे किसी भी असूल को तस्लीम नहीं करता जिन्हें अपनी बीवी से दूर रखे। एनी उसे अरमगान के इरादों से आगाह करने लगी। ओ ब्यूटीफुल। सोबिया बेगम एनी को दूध देने आ गई तो सताइशी नजरें मेहंदी से ढके हाथों पर पड़ी। खुद ही दूध का गिलास एनी के लबों से लगाया तो एनी गटागट पी गई। शहर ने उसके पैरों पर मेहंदी लगवाई तो सोबिया बेगम ने पैरों के नीचे तकिया सेट कर दिया ताकि मेहंदी खराब ना हो। शहर, तो मेरे साथ सो जाओ ना आज रात। अब्राहम की बेकरारियों से बचने के लिए छोटी सी कोशिश की। बेवकूफ़ हो क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर रात को तुम्हारे शोहर आ गए तो मैं कहाँ मुँह छुपाती फिरूंगी। मुझे अरमगान भैया के मोम के साथ सोना है। शहर ने हरी झंडी दिखा दी और उठने के लिए पैर पर तोड़ने लगी। एनी के बालों को पोनी में बांध कर लाइट ऑफ करके वह रूम से निकल गई। आप ही भैया आए थे क्या? शहर आतिका के रूम में चली गई तो ईशा को उसकी गोद में सर रखे आंखें मूंद कर देख लिया तो पूछ लिया। नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? ईशा ने बंद आंखों से जवाब दिया। वो मैं जब एनी के रूम में जा रही थी तब मुझसे पूछने लगी कि आपकी मेहंदी लग गई है कि नहीं। मैं समझी आपको लेने आए होंगे। शहर बालों में तेल लगाने लगी कि आतिका ने उसके हाथ से तेल की शीशी लेकर अपने पास बिठाया और खुद उसके बालों में तेल लगाने लगी। उसकी नर्म उंगलियों की हरकत अपने बालों की जड़ों में महसूस करके शहर के रग रग में सुकून उतरने लगा और आंखें बंद होने लगी। मुसलसल बाई तरफ करवट लेकर सोने से पैर दुखने लगे तो हल्का सा दाएं पैर के अंगूठे से मेहंदी को छुआ तो मेहंदी सूखी हुई थी। शुक्र का कलमा पढ़कर दाएं तरफ करवट ली तो पास ही तेज क्लोन के महक नत्थों से टकराई तो भारी पपोटों के साथ आंखें वाग करके देखने की कोशिश की, मगर नाइट बल्ब भी ऑफ था, इसने कुछ भी देखने से कासिर थी। हाथ बढ़ाकर कुछ टटोलने की कोशिश में उंगलियां किसी चीज से मस हुई तो एकदम किसी एहसास के तहत हाथ पीछे की तरफ खींचने लगी कि इब्राहिम ने उसकी नाजुक कलाई को फुर्ती से अपने सर गिरफ्त में लिया और उसके हाथ को नाक के करीब लाकर मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू अपनी सांसों में उंडेलने लगा। उसकी हरकत पर एनी मोम की मानत पिघलती चली गई।